हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। ज़रार जो हैं वो सालाना छुट्टियों पर गए हैं, तो वो कुछ दिन हमारे साथ नहीं होंगे, मज़े कर रहे हैं। कल क्या आसिफ अली जरदारी गिरफ़्तार होंगे और 24 को क्या मियाँ साहब भी जेल में जाएंगे? इस बारे में तो आपने 7 से लेकर और 10 बजे तक हर तरह की फ़ाल जो है वो निकल चुकी है, तो लिहाजा हमारे पास कुछ निकालने के लिए है नहीं। वुसअत से पूछ लेते हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी कोई चिड़िया उड़ रही हो, कहीं कुछ कहते। वो कर लेते हैं जो कौमी असम्बली में हुआ है, जनूबी पंजाब पे जो पंजा छक्का हाँ। हुआ तो जनाब, हमने तय ये किया था कि जनूबी पंजाब की स्टोरी जो है ज़ाहिर है सभी फॉलो कर रहे हैं। इलेक्शन से कोई 3-1 महीने पहले अचानक मुस्लिम लीग नून से एक 24 के करीब MNA और MPA टूटे और उन्होंने जनूबी पंजाब महाज बनाया और कहा कि जी ये नून लीग की हुकूमत जो है वो बनाने नहीं दे रही जनूबी पंजाब। और क्योंकि PTI वालों ने हमसे वादा किया कि पहले 100 दिन में पहला काम वो यही करेंगे कि जनूबी पंजाब का सूबा बनाएंगे, तो हम जो हैं उनके हुआ की तरफ जा रहे हैं और अपना अलग एक महाज होगा। बाद में वो PTI में शामिल हो गए, इलेक्शंस हो गया, उसमें से बेशतर जीत भी गए। फिर पहली तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबा हम बना रहे हैं और इसके लिए एक टास्क फोर्स बना दी गई है, बहुत सी चीज़ों की तरह। तो ये टास्क फोर्स का काम था कि ये 100 दिन के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और ये सूबा बन जाएगा। सब ने बड़ी तालियां बजाई, ज़बरदस्त A1। 120 दिन आज हो रहे हैं, तो उस टास्क फोर्स का नहीं पता और उस वादे का नहीं पता कि वो क्या हुआ। वादा थोड़ी किया था। मंशूर आपने पढ़ा से PTI का, जिस पे 25 जुलाई का इलेक्शन उन्होंने जीता है, उसमें था कि हम जनूबी पंजाब सूबे की तश्कील के लिए कोशिशें करते रहेंगे। हाँ, लेकिन वो जो वज़ीर आज़म के एड्रेस फिर वो उसके बाद वो हो गया ना। तो जनाब फिर इसी मौके को गनीमत जानते हुए आज अपोजिशन ने कहा कि आज हम अपना पत्ता फेंक देते हैं। तो आज के इजलास में कौमी असम्बली के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि अच्छा ज़रा चेक करते हैं कि हुकूमत को पकड़ने का क्या तरीका हो सकता है इस मामले पे। तो उन्होंने कहा कि मैं ही ये तजवीज़ पेश कर देता हूँ जनूबी पंजाब वाली कि आएँ ज़रा देखें किस में है कितना है दम। तो सुनिए शहबाज शरीफ ने क्या कहा। मैं बड़े अदब से इस्तदा करना चाहता हूँ कि आएँ, आज इसके ऊपर हम तैयार हैं बिल्कुल। और प्राइवेट बिल से क्यों नहीं हो सकता? आप प्राइवेट बिल को सपोर्ट करें और हमें आप बताएं, आप भी बिल ले आए। लेट्स हैव इट यूनानिमस बिल। देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो केयर अबाउट दैट एट ऑल, बट लेट अस नॉट डिस्टॉर्ट हिस्ट्री। फैक्ट ये है कि आपने भावलपुर का नया सूबा नहीं बनाना। यू हैव टू रिस्टोर द प्रोविंस ऑफ भावलपुर जो पहले मौजूद था। ये तारीख ये है। और जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से वी आर वेरी क्लियर कि हम इस सूबे की इसको बनाने में वी आर कमिटेड फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। एंड ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, इसमें पॉइंट स्कोरिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। वी आर सेइंग दिस विद ऑल सिंसेरिटी एट आवर डोमेन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब इसमें ये नहीं पता चल रहा कि ये टोटली जनूबी पंजाब सूबा बनाना चाहते हैं या जनूबी पंजाब सूबा अलग और भावलपुर सूबा उसके साथ बनाना चाहते हैं। ये जो है ना, ये इसमें भी गेम है। अच्छा, और कह रहे हैं इस मकसद के लिए हम असम्बली में प्राइवेट बिल पेश करेंगे, उम्मीद है हुकूमत इसकी हिमायत करेगी, PTI को हम भागने नहीं देंगे। हाँ, अच्छा, इसी मौके पर बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा है और लीडर ऑफ दी पार्टी है नेशनल असम्बली, उन्होंने भी याद दिलाया कि उनकी पार्टी ने भी कहा था। तो बिलावल की बात भी सुन लें, फिर हम बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब इशू को मेन स्ट्रीम में लाया है और आज जो कंसेंसस बन रहा है, ये कंसेंसस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेहनत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जदोजहद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एफर्ट से बन रही है। उस बात पे हम बिल्कुल खुश है। अच्छा, बिलावल ने एक बात बतानी भूल गए, या तो इन्हें बताई नहीं गई कि ये भी कहना है, ये 2013 के इलेक्शन से पहले कुछ महीने पहले उन्होंने बड़ी एक्टिविटी दिखाई ना, कौमी असम्बली में करारदाद पेश हुई और कि जनाब जनूबी पंजाब सूबा और यूसुफ रज़ा गिलानी के हाथ में उसका परचम दे दिया गया।
वो गुस्से में आ गए जुनूबी पंजाब वाले कि यार 5 साल तो तुम आराम से बैठे रहे और 3-4 महीने पहले तुम झंडा लेके तुम चाहते क्या। तो वहाँ साफ हो गई पीपल्स पार्टी, हालांकि वहाँ से तो लैंडस्लाइड मिलनी थी, ये नहीं बताया बिलावल। अच्छा, तो मुश्ताक गादी साहब है, मुश्ताक गादी साहब का तारुफ मैं करा दूँ। ये सरायकी वसेब के एक बहुत ज़बरदस्त रहनुमा हैं, उस्ताद फ़िदा हुसैन गादी, जिनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं। ये ना सिर्फ उनके साहबजादे हैं बल्कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो है तदरीस भी कर रहे हैं गादी साहब। तो मैंने इनसे पूछा कि ये जो पंजा छक्का चल रहा है इस पे इनसे मौजूद आदमी तो नहीं है। तो गादी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर शो। ये फरमाइए कि जब सूबे का मुतालबा होता है तो और सूबा मिलने के थोड़े बहुत आसार भी होते हैं, तो फिर ये फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है, नहीं सरायकी सूबा चाहिए, नहीं जनूबी पंजाब चाहिए, नहीं भावलपुर चाहिए, नहीं भावलपुर भी चाहिए, जनूबी पंजाब भी चाहिए। तो हर बार इतनी गर्द अंदर से और बाहर से उड़ाई जाती है। तो ये शतरंज है, पोलो है, फुटबॉल है, ये कबड्डी है, ये है क्या? सही, ये मेरे ख्याल में तो जो पाकिस्तान है यहाँ पे कोई नए सूबे बनाने की कोई रीति नहीं है जी। ना कोई आईनी उसकी मिसाल है, ना कोई पार्लिमानी प्रोसेस हुआ है। और तो इस हवाले से एक तो ये कन्फ्यूजन जो है ये बड़ी नेचुरल है, क्योंकि जब कोई मिसाल होती है तो उसकी बुनियाद पे आगे चला जाता है। दूसरा, अगर कोई भी सूबा बनाने की तारीख देखें, चाहे जहाँ पे भी हो, अब ये मिसाल के तौर पे इंडिया में तेलंगाना सूबा नया बना है, तो 1956 से वो इशू चल रहा था, तो अब जाके 4-5 साल पहले वो सूबा बना है। तो ये सूबा कब बनता है, कैसे बनता है, इसको समझने के लिए मेरा ख्याल है हमें देखना होगा कि कंसेंसस कैसे होता है। और अगर हम मिसाल के तौर पे सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की ही मिसाल ले लें कि ब्रिटिश इंडिया में जब ये सिंध का बम्बे से अलहदगी का मसला था और नया सूबा बनाने का इशू था, तो ये काफ़ी अर्सा चलता रहा। कायद आज़म के 16 नुकात में भी था और 1935 के एक्ट के बाद ये सूबा बन गया था। और वो बनने की वजह ये थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का उस पर इत्फाक हो गया था। तो आज की जो कार्रवाई है पार्लियामेंट की, वो तो ये बताती है कि इसके ऊपर कोई इख्तलाफ तो नहीं है। अगर संजीदगी हो, पॉलिटिकल विल हो, तो ये बन सकता है। अच्छा, तो यही मैं इस पे ही आ रहा था कि ओवरऑल कंसेंसस तो ये जब अनाउंसमेंट हुई थी तब भी अपोजिशन और उनका था, लेकिन हर दफ़ा क्या ऐसा होता है, क्या कोई आपको इंतज़ामी रुकावटें नज़र आती हैं? आइनी तो बहरहाल है कि उसके लिए एक आइनी तरमीम चाहिए होगी और उस पर भी अब ब्रॉडर कंसेंसस है। और पार्टियां वाकई क्या सिंसियर हैं? देखिए, ये सिंसेरिटी वाली बात जो है, ये तो पॉलिटिक्स में इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल काम है। पॉलिटिक्स में हर चीज़ अपने इंटरेस्ट के लिए होती है। और अगर हम देखें पिछले कुछ अरसे से, जब से डेमोक्रेसी की ट्रांजिशन चल रही है, तो सरायकी इलाके को एक स्ट्रेटेजिक उसकी सिग्निफिकेंस हो गई है। पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून जीतती है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी जीतती है, और इतना बड़ा इलाका जो है दरमियान में, ये जिस तरफ जाता है उसी तरफ जो है वो सेंटर की हुकूमत भी बनती है और काफ़ी हद तक पंजाब का भी इशू बनता है। तो सिंसेरिटी से ज़्यादा ये इंटरेस्ट की बात है। जैसे मैंने सिंध की मिसाल दी थी, वो भी इंटरेस्ट था एक ख़ास तौर पे जब कंसेंसस हुआ, या तेलंगाना की मिसाल दी, या इससे भी ज़्यादा। वैसे अगर हम देखें हमारे यहाँ जो साउथ एशिया में इंडिया की मिसाल है, वो तो बहुत ही दिलचस्प है। मैं इस चीज़ पे स्टडी करता रहा हूँ कि किस तरह के कम्प्लेक्स इश्यूज़ को अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के तहत तय किया जाता है। मिसालें दर मिसालें हैं। अच्छा, ये तो हम मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में फंस रहे हैं। मैं आज की तरफ दोबारा आपको लाना चाहूँगा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। ये जो एक पुकार उठती है कि जी ठीक है, आप बड़े शौक़ से जनूबी पंजाब सूबा बना लें, एक कहता है सरायकी सूबा बना लें, एक कहते हैं नहीं जी उसका नाम भावलपुर जनूबी पंजाब रख दें। तो वो जो शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, तो इसी में क्यों उलझ के रह जाते हैं? असल मसला जो है वो फिर गायब हो जाता है बहस से। देखिए, असल मसला तो उस तय करने का फोरम होता है, वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट जो है वो अपनी ओपन डिस्कशन में तो ये चीज़ तय नहीं कर सकती। इसके लिए पार्लियामेंट्री कमीशन बनाना पड़ता है जो तमाम पार्टीज़ के ऊपर हो। और अगर हुकूमत मौजूदा जो है वो संजीदा है,
तो उसे तमाम पार्टीज़ पे मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमीशन बनाना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि जनूबी पंजाब में विदिन जो पहले तहरीकें चलती रही हैं और ख़ासी पावरफुल तहरीकें भी चली हैं, लेकिन क्या अभी भी वहाँ पर कोई ऐसी पुरअसर पुरजोर किस्म की तहरीक है? क्योंकि जब वहाँ से प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि ये जिस तरह हमने देखा 6-8 महीने में हुआ, वो तो ज़ाहिर है उसके दूसरे डायनामिक्स थे कि जनूबी पंजाब के एक सेट ऑफ पॉलिटिशियंस अलग हो जाता है उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत से, ये कहकर कि ये सिंसियर नहीं है और हम अगली हुकूमत आएगी फौरी जो है सूबा बन जाएगा, लेकिन वो बाद में पता लगा कि वो उनका मकसद दूसरा था। तो क्या विदिन जनूबी पंजाब अब आपको लगते हैं ऐसे पुरअसर लीडर्स हैं? देखिए ये सराकी इलाके में जो तहरीक है वो थोड़ी सी उसकी डायनामिक्स बाकी तहरीकों से काफ़ी मुख्तलिफ है। ये बहुत पुरअमन तहरीक रही है, 3-4 डेकेड से, दहाइयों से चल रही है। तो इसको जांचने के लिए ये ज़रूरी नहीं है देखना कि यहाँ पे कितना एहतजाज होता है। मिसाल के तौर पे हज़ारा सूबा की तहरीक चली, 12 लोग मर गए और वो ख़त्म हो गई। सराइकी तहरीक की अगर मैं मिसाल दूं तो वो जैसे कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, तो जो सुनार का जो नफीस काम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता करने वाला, तो सराइकी तहरीक ने अपना काम सुनार की तरह किया है, लोहार की तरह नहीं किया। मतलब ये कि वहाँ पे लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ लैंग्वेज एक्टिविज़म है, वहाँ उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, और साथ ही उन्होंने डांस को, म्यूज़िक को, पोइट्री को अपना ज़रिया बनाया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही यूनिक मूवमेंट है, और ये किस तरह से एक कल्चरल मूवमेंट से एक पुरअमन पॉलिटिकल डिमांड में तब्दील हुई और मेन स्ट्रीम हुई, ये तो एक बहुत स्टडीज़ मांगता है हमारे जैसे वायलेंट मुआशरे के अंदर। हाँ गाड़ी साहब, ये जो आपने सुनार की एक लोहार की कहा ना, मेरा थोड़ा सा अलहदा मौक़िफ़ है, मैं वक्फे के बाद आपसे बात करूँगा इसमें। वेलकम बैक। मौजू है कि क्या जनूबी पंजाब का सूबे का इशू फुटबॉल बना रहेगा या वाकई किसी एक दिन जनूबी पंजाब का सूबा बन जाएगा, या सराइकी सूबा बन जाएगा, या भावलपुर जनूबी पंजाब बन जाएगा, वट एवर। हमारे साथ इस वक्त हैं मुश्ताक गादी साहब जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं। वक्फे से पहले गादी साहब कह रहे थे कि जो सराइकी मूवमेंट है वो एक यूनिक है, कि वो वायलेंट नहीं है, 100 सुनार की एक लिहार की, वो थ्रू लिटरेचर और एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप हुई है। गादी साहब, ये जो एक यूनिकनेस है उसकी जानिब मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि जो रियासत भावलपुर थी जब पाकिस्तान बना तो वो पाकिस्तान का छठे सूबे के तौर पे अलग सूबा बनाया गया, लेकिन 1954 में जब 1 यूनिट बना तो रियासत भावलपुर और बाकी सूबे जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान में ज़म हो गए। 1970 में जब 1 यूनिट टूटा तो बाकी सूबे तो बहाल हो गए, एक नया सूबा बलूचिस्तान भी क्रिएट हो गया, लेकिन जो भावलपुर सूबा था वो जो गायब हुआ था 54 में, वो फिर आज तक उभर के सामने नहीं आया, वो पंजाब का हिस्सा बन गया। उसकी वजह से रिएक्शन पैदा हुआ, भावलपुर सूबा महाज बना, वायलेंट तहरीक चली, 4 लोग जो हैं उस तहरीक में हलाक हुए, उनकी पूरी क़यादत जो है वो इलाका बदर हुई। उसके बावजूद 70 के इलेक्शन में भावलपुर सूबा महाज ने 22 सीटें हासिल की। इवन जो नेशनल पार्टीज़ थी सब की सब, जमात इस्लामी समेत, सब ने वादा किया कि ये भावलपुर सूबा जो है बन जाएगा। खैर उसके बाद भुट्टो साहब की हुकूमत आई, कुछ टूट गए, कुछ हुकूमत में शामिल हो गए, कुछ खामोश हो गए। फिर जो सराइकी का जो लफ्ज़ था जो कि 60s में, ये इन्हीं के वालिद थे खुदा हुसैन गादी और साथी, उन्होंने जो है एक सराइकी शनाख्त की बात की, तो उसने एक पॉलिटिकल रंग लेना शुरू किया और फिर सराइकी सूबे की बात शुरू हुई भावलपुर की बजाय। तो ये खेल वहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, कौम परस्त जो हैं उन्होंने कुछ बहुत सारी पार्टियाँ बन गई, अचानक से उभर आई। तो कौम परस्त पार्टियाँ जो हैं बकौल शख्स तांगे की सवारियाँ कभी नहीं पूरी हुई उनकी। पार्टियाँ बहुत हैं, क़यादत का बहुत शौक़ है। ज़्यादातर जो क़यादत है वहाँ चूँकि जागीरदारी समाज है, तो जो नेशनल पार्टी थी, सो कॉल्ड विफाकी पार्टियाँ, उन्हीं के हाथ में रही। पीपल्स पार्टी रही, फिर मुस्लिम लीग रही, अब PTI रह गई है। तो वहाँ के जो लोग हैं क़यादत, वो इस बात में एक्सपर्ट है कि कभी इस जमात के साथ, कभी उस जमात के साथ, मुर्गे बादे नुमा वाली सूरत हाल है।
तो गादी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये 100 सुनार की एक लोहार की नहीं, मुझे तो लगता है कि इतना कन्फ्यूजन है ये कि जो कौम परस्त हैं उनके पास, उन्हें यही नहीं पता कि हुदूद क्या है। कोई कहता है सिब्बी से मियाँ वाली तक, कोई कहता है 23 अजला, कोई कहता है 20 अजला, कोई कहता है नहीं जी 3 जो अजला हैं भावलपुर के उन्हें अलग बना दें, बाकी पंजाब, जुनूबी पंजाब बना दें। तो चीज़ें ही क्लियर नहीं है, तहरीक ही नहीं है, तो 100 सुनार की और एक लोहार की कहाँ से आ गई है? सही, जो बहावलपुर की आपने बात की है, पहले तो मैं उसको क्लियर करना चाहूँगा। मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कि बहावलपुर कभी भी सूबा नहीं रहा। इसके ये बेशक ये क्लीशे के तौर पे बात आ गई है। जब ये पार्लिमानी कमीशन फरतुल्लाह बाबर साहब हुजूरे वाला रियासत भावलपुर सूबा बना, उसकी बाकायदा लेजिस्लेटिव असम्बली थी सूबाई, और उसका भावलपुर में इजलास होता था और जी जी, 1 यूनिट में उसे सम कर दिया गया था कि ये जब पार्लिमानी कमीशन कायम हुआ था तो उस वक्त ये इस बात की ताज लंगा साहब ने, बहावलपुर के अकबर अंसारी साहब ने, और फिर बहावलपुर की तहरीक के जो लोग थे जैसे दुरानी साहब थे, उन सबको कहा कि इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेके आए कि आपका कोई पाकिस्तान का कोई आपका सूबा था। उन्होंने अगर अपनी असम्बली बना ली तो वो तो बलूचिस्तान की भी बन गई थी, अगर आपको याद हो, और गौस पाश बिजंजू साहब उसके जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन गए थे। वो असम्बली और बात है, लेकिन पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस होना ये थोड़ी सी अलहदा बात है। तो तारीख में और रिकॉर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस फेडरेटिंग यूनिट के तौर पे कभी भी जो है वो बहावलपुर सूबा नहीं रहा। हमारी तो यही इत्तला है। बाकी ये है कि उस कमीशन में भी कभी इस बात को सबूत नहीं पेश किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस रहा, फेडरेटिंग यूनिट रहा या नहीं रहा। भावलपुर की जो नेशनल सादिक पब्लिक लाइब्रेरी में है उसमें मैंने खुद डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तस्वीर देखी हैं इजलासों की। जी जी, वो तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो बलूचिस्तान की भी असम्बली बनी थी और उसका भी अपर और लोअर हाउस बना था, जिसके गौस पर बिजंजू साहब अपोजिशन लीडर बने थे। लेकिन ये जो इकदाम था इसकी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई रिकॉग्निशन तो नहीं सर थी। 1973 की आप बात करें ना, वो तो उसके बाद तो एक फर्क हो गया ना। मैं तो 54 तक की बात कर रहा हूं। वो तो 54 की बात कर रहे हैं। देखे नहीं, भावलपुर का जैसे सूबा था जब कलात रियासत खत्म हुई, कहना मैं ये चाहता हूं कि ये जो कॉलोनियल लिगेसीज हैं, कल्लात कभी भी सूबा नहीं रहा, कल्लात रियासत थी और रियासत से डायरेक्ट कल्लात रियासत थी। लेकिन यहाँ रियासत खत्म हुई इसी शर्त पे कि फिर उसका सूबा जो है सूबाई स्ट्रक्चर उसका बना था। सही, अगर वो सूबाई स्ट्रक्चर बना था तो फिर उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉर्ड होना चाहिए कि वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑर्डर के तहत बना था, क्योंकि पाकिस्तान तो एक फेडरेशन था। जब 56 का आईन बना तब तक तो वेस्ट पाकिस्तान था। 56 का जब आईन बना तब तो जो है ये सूबे ही गायब हो चुके थे, वेस्ट पाकिस्तान था, 1 यूनिट बन चुका था। तो कहां से रिकॉर्ड आएगा? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है। नहीं, जब आप मिसाल ले लें कलात सूबे की, कलात रियासत की, कलात रियासत जब खत्म की, बलोचिस्तान का सूबा बना, तो उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर होगा ना, जो भी अथॉरिटी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, कोई मोनार्की तो नहीं थी। तो बहावलपुर के प्रोविंस के हवाले से कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि जिसमें उसको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया। दूसरी बात ये कि जो जी सर, दूसरी बात यह कि जो सूबे बनाने का क्राइटेरिया है वो हम हिस्ट्री की बजाय प्रेजेंट को देखना चाहिए। हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। प्रेजेंट में अगर हम देखें तो बहावलपुर और मुल्तान और डेरा गाजी खान एक कॉन्टिगुअस एरिया है। दूसरी बात, इकोनॉमिकली वायेबल ये दो इलाके नहीं बन सकते, दो डिवीजन अलग। चले, बहुत उसी बुनियाद पे जनूबी पंजाब सूबा। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच गाड़ी साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है और मेरा ख्याल है कि आइंदा भी हम इस पे बात करें। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक ले लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का वक्त। वेलकम बैक। बलूचिस्तान के वज़ीर दाखिला सलीम खोसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोयटा में, उसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो खुश्क साली की हालात हैं वो इंतहाई संगीन होते जा रहे हैं और कम अज़ कम
20 अजला में 5 लाख अफराद यानी 1,09,000 ख़ानदानों को ज़रई और मवेशी बानी का जिनका रोज़गार है उन्हें मुसलसल खुश्क साली का सामना है। इसमें चागी, नोशकी, किला अब्दुल्ला और आवारान जो हैं वो भी बहुत मुतासिर अजला में शामिल हैं। बलूचिस्तान में बक़ौल वज़ीर दाखिला बारिश का जो ग्राफ है मौसमियाती तब्दीलियाँ, माहौलियाती तब्दीलियों के सबब साल ब साल कम होता चला जा रहा है। अभी सनीचर को सूबाई असम्बली में भी खुश्क साली के मौजू पे गूंज सुनाई दी और BNP के सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि सूबाई जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो ठीक है कि इमदाद भेज रही है, लेकिन वो इमदाद ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। ख़ुद बक़ौल सनाउल्लाह ज़हरी उनके सनाउल्लाह बलोच उन्होंने उनके हल्के में सिर्फ 6 इमदादी ट्रक हैं जो कि 50 ख़ानदानों के लिए भी काफ़ी नहीं है। तो हमारे साथ डॉन के नामानिगार अली शाह साहब मौजूद हैं। अली शाह, ये बताइए बलूचिस्तान में जो खुश्क साली है इसमें नई बात क्या है? वहाँ तो 6-6 साल 4-4 साल के स्पेल्स आते रहते हैं, तो इस बार नया क्या है? नई कोई बात नहीं वसत साहब। मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटलिस्ट या जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक उनका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो इस वक्त बलूचिस्तान पर है। और ये खुश्क साली बलूचिस्तान में कोई नई बात नहीं है। 1997 से लेकर 2007 तक बलूचिस्तान के अक्सर इलाके जो थे ये बदतरीन खुश्क साली की लपेट में रहे। शुमाली बलूचिस्तान जिनमें पिशीन, किला अब्दुल्ला, लोरलाई और साथ ही जो मरकज़ी बलूचिस्तान है कल्लात, मस्तूंग, खुजदार और ये इलाके जो हैं ये 10 साल तक बदतरीन खुश्क साली की लपेट में रहे हैं। लेकिन उन 10 सालों के दौरान जो एग्रीकल्चर सेक्टर था इन इलाकों का वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इस मरतबा सूरत हाल ये है कि हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस ये है कि ज़ाहिर है जो ज़रई शोबा है वो पहले से ही मुतासिर है। बारिशें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होती है। क्लाइमेट चेंज का एक मसला है। जिस वक्त यहाँ पर डैम्स बनने की ज़रूरत थी उस वक्त हमारे जो हुक्मरान थे या जो जिम्मेदार मजीद क्या ख़राब हो गए हालात? आप ये बता रहे थे मजीद क्या ख़राब हो गए हालात? मज़ीद ख़राब ये हो गई कि एक लाइव स्टॉक का जो सेक्टर था वो हमारा बच गया था उस वक्त। जी। यानी इस वक्त जो होम मिनिस्टर की आपने बात की 17 लाख माल मवेशी जो है वो इससे मुतासिर हो चुके हैं। अक्सर अजला जिनका आपने भी जिक्र किया, ये चागी है, नोशकी है, रक्षा डिवीज़न है, किला अब्दुल्ला है, अवारान है, ये इलाके है। अब इमीडिएटली इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है वो लाइव स्टॉक ओनर्स है, मालदार जो है। ज़ाहिर है इस वक्त हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि जितने भी मालदार है वो एक गैर यकीनी सूरत हाल है। इस वक्त औने पौने दामों अपने जो माल मवेशी है वो बेच रहे हैं। चारा और ख़ुराक की उनको ज़रूरत है, साथ ही वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही है और पानी जो है पीने के लिए वो भी दस्तयाब नहीं है। जितने भी मालदार हैं उन्होंने मैदानों से, सहराओं से और पहाड़ों से इस वक्त जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है या तहसील है उनका रुख किया है। तो इस वक्त एक इमरजेंसी सूरत हाल है बलूचिस्तान में। ख़ासकर ज़ाहिर है बलूचिस्तान में अगर देखा जाए चूँकि ज़राअत पहले ही तबाह है, हमारा भी सारा दारोमदार जो है वो लाइव स्टॉक पर है, तो लाइव स्टॉक जो है वो भी इस वक्त तबाही के दाने पर खड़ा है। वैसे मेरे ख्याल में अभी तो यहाँ पे वज़ीर दाखिला ने या चीफ मिनिस्टर ने ड्राउट को डिक्लेयर किया है। ड्राउट को मेरे ख्याल में डिक्लेयर ना भी करते तो मैं थोड़ा सा आपसे स्टैटिस्टिक्स शेयर करूँगा। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे बलूचिस्तान में हुआ है, उसके मुताबिक यानी ह्यूमन यहाँ पे डेवलपमेंट हो, फूड सिक्योरिटी हो या भूख व अफलास हो, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान जो है वो बहुत नीचे है जी। सिवाय डिस्ट्रिक्ट कोयटा के जितने भी बलूचिस्तान के अजला हैं वो खते गुर्बत से नीचे हैं उसके हिसाब से। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने नकल मकानी की बात की है, नकल मकानी की बात की है तो कितनी वाइड स्प्रेड है, कितने लोग जो है आ रहे हैं और किन इलाकों की तरफ आ रहे हैं? मतलब सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर हो रही है या बलूचिस्तान से बाहर भी आ रहे हैं लोग? जो ये माइग्रेशन की आपने जो बात की है, ख़ासकर ये नोशकी में है, अनान बोस्तान है, किशंगी है, 2-3 और इलाके हैं। अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है बराबचा, इन इलाकों से बड़ी तादाद में
मालदार तो अपनी जगह, लेकिन जो आम लोग हैं वो भी नोशकी के करीब जो है इस वक्त आबाद हो चुके हैं। इस साल अक्टूबर में डिप्टी कमिश्नर नोशकी ने PDMA और यहाँ जो चीफ सेक्रेटरी है उनको एक लेटर लिखा था कि 6000 ख़ानदान नोशकी में सिर्फ जो है मुतासिर हो चुके हैं। इसके साथ ही हमारा जो चागी डिस्ट्रिक्ट है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो चुका अच्छा, है। तो थोड़ा सा बता रहा था कि जो नेशनल इमदाद जो है वो वाकई जैसा कि असेंबली में बता रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा है, या कुछ ज़्यादा सीरियस तौर पे कोशिश तो एटलीस्ट नज़र आ रही है या नहीं आ रही है? मेरे ख्याल में बहुत, एक तो ये है कि जिस तरह सनाउल्लाह बलोच साहब ने बात की, मैं उनको ही इंडोर्स करूँगा। यहाँ से 2-3 ट्रक्स जो है वो निकल जाते हैं, वहाँ पे जो इफेक्टिव्स है वो हज़ारों में हैं, और ये एडोकिज़म पे 20 किलो जो अटे का तेला है या 5 किलो चीनी है, 5 किलो घी है, इससे तो लोगों का मसला एड्रेस नहीं हो सकता है। अच्छा अलीशा, मुझे बताएं कि आप फाइनली क्या करेंगे? क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो वफाकी हुकूमत है उससे कोई हेल्प मांगी है, या NDMA जो ओवरऑल जो ऐसी चीज़ों को वो करता है वो किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है? क्योंकि बलूचिस्तान से आवाज़ तो लगता है बलूचिस्तान के अंदर ही रह जाती है, बाकी मुल्क में पहुंचती नहीं है। तो अगर इतनी ऐसी खुशहाली है तो क्या हुकूमत ने कुछ इस पे इमरजेंसी स्टेप्स लिए, को वफाकी हुकूमत से कुछ मांगा है? ज़ाहिर है फेडरल गवर्नमेंट से भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक अपील की है, और साथ ही 14 जो यानी मुतासरा जो अजला है खुशकसाली से, उन अजला में भी अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट से एक सर्वे शुरू किया गया है ताकि असेसमेंट ये कर सके कि ड्राउट से कितने नुकसानात हो चुके हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में जितनी भी या ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज है उसके जो इम्पैक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा है, और आपने खुद कहा कि आवाज़ यहाँ से ज़ाहिर कोई सुन नहीं सकता है। ये ड्राउट ये नहीं है कि कोई 8 दिसंबर से यहाँ पे ड्राउट जी, ये एक मुस्तकिल ज़ाहिर है कि एक कैफियत है। 10 साल तो आप कह रहे हैं तकल्लुफ़न है, 10 साल को आप तकरीबन 100 से ज़रब दे लीजिए। थैंक यू सो मच अलीशा, और आप से लाइव तो गुफ्तगू हो गई, लेकिन अभी आपकी एक और रिपोर्ट जो है वो अगले सेगमेंट में चलने वाली है, लिहाजा खुश हो जाइए। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। 17 साल यास्मीन है। 2 बरस कबल बोलान अस्पताल कोयटा में उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, लेकिन हालत बेहतर होने की बजाय और अजाब बन गई। यास्मीन की हालत आज भी मुसलसल ख़राब रहती है। उसके वालिद समझते हैं कि जिस टीम ने यास्मीन का ऑपरेशन किया था वो उनके पेट में इंजेक्शन भूल गई। वज़ीर आला जाम कमाल आलियानी ने इस बारे में एक तहक़ीक़ाती कमेटी बनाई, लेकिन वो भी डॉक्टर्स पे मुश्तमिल थी। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मुतल्लिक़ा डॉक्टरों पे गफलत का जो इल्ज़ाम है वो मुस्तरद कर दिया। हमारे जो नामा निगार अली शाह, जिनसे आप अभी गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने यास्मीन और उनके घर वालिद से बातचीत की। आज तक 2 साल गुजर गए कि मेरी इसी बैग से गुजारा हो रहा है। इससे पेशाब आते ख़ुद से मुझे नहीं आते, दर्द भी होता है, नुकसान भी होता है। मतलब 2-2 दिन के बाद मतलब मैं इंजेक्शन लगवाती हूँ, उससे ये दर्द कंट्रोल होता है। अच्छा, ये ऑपरेशन से पहले तो ये मसला नहीं था, यूरिन मसला तो नहीं था? नहीं, उससे पहले मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई मसला नहीं था। मैं स्कूल पढ़ती थी, आती जाती थी, मुझे कोई मसला नहीं था इससे। जैसे मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, ये मसला हो गया। अच्छा, डॉक्टर से भी जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि जी इंजेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो इंजेक्शन कैसे रह गया, यानी वो काफ़ी सवालात उठा रहे थे। अब ज़ाहिर है आपसे ये सवाल करना भी मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, आप बीमार है, तो वो तो ये कहते हैं कि जी इंजेक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इंजेक्शन हम कैसे छोड़ गए? नहीं, तो उससे पहले तो ये दर्द नहीं था ना, उससे पहले मेरे अंदर ये इंजेक्शन था, कुछ भी नहीं था। अभी इस साइड पे दर्द होता है, एक साइड से पैप लगा हुआ है, एक साइड से ये सुई है, तो ये तो पहले नहीं था। पहले तो इससे मुझे कोई दर्द कुछ भी नहीं था। आप सो सकती हैं रात को? ये तो बहुत परेशानी है जी। रात के टाइम बहुत दर्द होता है, 2-3 मरतबा मैं उठती हूँ, इसको बैग को खाली करती हूँ, फिर दर्द होता है। इसकी वजह से मैं बिल्कुल नींद भी सही नहीं कर सकती हूँ। ये बताएं, आपका तालीम का भी एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो कहाँ तक पहुँचा? वो जारी है, मुअत्तल है, क्या है? नहीं, बस जैसे मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, ये मसला हो गया, बस मैंने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बैग के साथ तो ये नहीं हो सकता है। पहले तो पढ़ती थी, शौक़ भी था मुझे कि मैं पढ़ूँ, कुछ बन जाऊँ, मगर जब से मुझे ये मसला हुआ है बस मैंने छोड़ दिया है।
आपका बहुत शुक्रिया। इनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद है, सलमान खिलजी साहब। सलमान साहब बताएं, आप वज़ीर आला साहब से भी, वज़ीर सेहत साहब से मिले, उन्होंने कमेटी बनाई, काफ़ी तसल्लियाँ दी गई, मीडिया के लोग भी आए, तो क्या हुआ? सर अस्सलाम वालेकुम। सर बात है ना, जाम कमाल साहब ने जो अमल जारी किया ना, बयान जारी किया कि भाई इस बच्ची का हम लोग इलाज करवाएंगे, चाहे इधर ही हो चाहे बैरूनी मुल्क में हो जाए। हमारा यही मुतालिबा है कि हमारा बच्ची का इलाज करवावे। जब CM हाउस में जाता हूँ खुद, मुझे कोई भी नहीं छोड़ता है वहाँ पे। बोलते हैं यार आज मीटिंग है, आज नहीं है, आप जाओ, ये करो वो करो, यही बातें करते हैं। और नसीबुल्लाह साहब के साथ मैं खुद बात मैंने किया, उसने बोला हम आपको लेटर देगा, जाओ ये हमारा बंदा है वो आपको लेटर देगा। जब बाहर निकल गया, बंदे ने बोला भाई तुम कल आ जाओ। हमने बोला सही है। कल जब हम गया, बोलते हैं वो तो गया है, कूलू गया है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएं, 2 साल हो गए, मुसलसल इलाज भी जारी है थोड़ा बहुत, तो कहाँ से आपने मैनेज किया? और वैसे आप पेशे के लिहाज से क्या काम करते हैं? सर मैं 10 व्हीलर गाड़ी चलाता था, गाड़ी से भी मुतासिर हूँ, 2 साल से घर पे बैठा हूँ। अपना मकान मैंने इस बच्ची के लिए बेच दिया, 13 लाख रुपया मैंने इस बच्ची के ऊपर खर्च भी किया है। और 3 महीने के बाद मैं ये बच्ची को कराची लेके जाता हूँ, डॉक्टर को दिखाता हूँ, तबाह किडनी, और 40,000 42,000 रुपया हमारा ये खर्चा है। पैपे 100 दाने लाता हूँ, 100 दाने तेली, ये डॉक्टरों ने हमारा डिप्टी लगाया। चलो 1 साल तक मैं ये बर्दाश्त करूँगा, 2 साल तक बर्दाश्त करूँगा, हमारा वस से तो बाहर है। कल का दिन हम क्या करेंगे? ये बच्ची का इतना सख्त मसला है कि 40-42,000 रुपया इसका 3 महीने के बाद मैं ख़ुद खर्च करता हूँ। 13 लाख रुपया मैंने इस टाइम तक खर्च किया है। इनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन का वजह से ये बच्ची का हाल हो गया। बच्ची तो कंडम हो गया इस टाइम। बच्ची कितना और अंदर बच्ची का पेट में इतना पड़ा है। सब कुछ हमारे साथ है, रिपोर्ट। और डॉक्टर परवेज साहब मुझे ये बता रहा था कि आप CM के साथ बात करो, वो आपको खर्ची मर्ची देगा। खर्ची के लिए तो मैं नहीं भाग रहा हूँ। ये है क्या करें, ये इस तरह वादे कर जाते हैं और उसके बाद देखें वो बेचारे क्या CM हाउस के जो है ना। अच्छा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये 2 साल से ये कह रहे हैं कि कराची आ रहे हैं और यहाँ भी डॉक्टर्स मुसलसल इलाज कर रहे हैं, तो असल मसला डिटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? यही मैं भी सोच रहा था अभी देख, यानी हाँ कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम। वो ये कहते हैं कि इनके मसाले में सुराख हो गया है ना, तो वो उस वजह से यूरिन पास नहीं कर पाती, तो इसीलिए हमने नारी लगाई है। अब बच्ची को लेकिन साथ साथ तकलीफ है, पूरी जिंदगी तो वो उसके बैग के साथ नहीं रह सकती ना, वो कुछ ना कुछ तो वो होगा। अब वो इलाज के लिए बैरून मुल्क ज़ाहिर है वहाँ जो बलूचिस्तान के वज़ीर सेहत हैं और फिर वज़ीर आला जो हैं, उन्होंने जोश खिताबत में कह दिया कि इसका जो है हम इलाज करवाएंगे। अब मसला ये, वो ख़ुद आपने सुन लिया कि रोज़ जाते हैं वो और वो कह देते हैं कि वो मीटिंग में हैं, आप ये कर ले वो। मतलब दिल खुश क्यों करते हैं? हाँ क्या क्यों करते हैं? मतलब सिर्फ हेडलाइन के लिए, अखबारी बयान के लिए। बहरहाल आलियानी साहब जो हैं वज़ीर आला, उन्होंने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में जो डिस्कस हुआ बलूचिस्तान के हवाले से नोटिस लिया। उम्मीद है कि वो अर्जेंटली इस इंसानी मसले के बारे में भी सोचेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।